नमस्ते, मैं हूं नरेश भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मनु के मंत्री परिषद पर क्या विचार है। जैसा कि हमने पढ़ा था, मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां मानी है। राजा उनमें फर्स्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद पर मनु के क्या विचार हैं, राजा को किन परिस्थितियों में मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, कब कैसे विमर्श करना चाहिए, मंत्री परिषद के जो विचार हैं, मंत्री परिषद की जो सलाह है, क्या वह राज्य पर बाध्यकारी है, राजा पर बाध्यकारी है, राजा को किस प्रकार से विमर्श करना चाहिए मंत्रियों के साथ, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। मनु ने मंत्री परिषद की जो महत्ता है उसके लिए उनका जो कथन है यह है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है। यानी कोई भी सरल कार्य है वह अकेले संपादित करना मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अतः महान फल देने वाला कार्य, राज्य कार्य, तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता। मंत्री परिषद की महत्ता को दर्शाने का यह कथन है कि जब कोई साधारण कार्य है वह करना भी अकेले इंसान के लिए मुश्किल है, तो महान फल पैदा करने वाला जो कार्य राज कार्य है, राज्य का कार्य है, वह अकेले राजा कैसा चला सकता है। तो इसी कथन में ही निहित है कि क्यों मंत्री परिषद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य, इतना महत्वपूर्ण कार्य राजा अकेला नहीं कर सकता। राज शक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वरन संस्थागत रूप में ही किया जाना चाहिए। मनु का जो राजा है वह, हमने देखा था कि प्राचीन भारतीय परंपरा में राजा के ऊपर काफ़ी बंधन है, राजा निरंकुश नहीं हो सकता। तो उसी निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों में एक प्रावधान था मंत्री परिषद। यानी मनु राजा की शक्ति का जो उपयोग है वह सिर्फ और सिर्फ राजा के विवेक की बजाय एक संस्थागत रूप उसको प्रदान करते हैं। उस संस्थागत रूप का नाम है मंत्री परिषद। यानी राजा को मंत्रियों के विमर्श के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। शासन कार्य के संचालन हेतु राजा के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा होनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। जहाँ तक मंत्रियों की संख्या का प्रश्न है, इस पर मनु कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार, यानी उन्होंने ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया कि इतने मंत्री अनिवार्य रूप से होने चाहिए या इससे ज़्यादा उसकी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो मनु ने कहा आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या होनी चाहिए। यद्यपि सामान्यतः यह कार्य है वो 7-8 मंत्रियों की सहायता से किया जा सकता है। 7-8 मंत्री इसके लिए संख्या है वह उपयुक्त है। मंत्रियों की योग्यता पर जैसा हमने देखा था कि भले वो गुप्तचर हो या दूत हो या राजा हो, स्वयं राजा हो, तो इनकी योग्यता मनु निर्धारित करते हैं। योग्यता का बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। तो वैसे ही मंत्रियों के लिए भी योग्यता मनु ने निर्धारित की, और ये जो मानक हैं वो काफ़ी हाई है। उनका कुलीन होना चाहिए, शास्त्र ज्ञाता होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ये जो विशेषताएं हैं ये मंत्रियों में उन्होंने अनिवार्य रूप से चाहिए। मंत्री बुद्धिमान होना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए, शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित की अवहेलना ना करने वाला होना चाहिए। यानी मंत्री इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए कि शत्रु पक्ष के दबाव में आकर के अपने जो राज्य के इंटरेस्ट हैं, स्टेट के इंटरेस्ट हैं, उनको अवहेलना ना करे, ऐसा होना चाहिए। आलस्य रहित होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए तथा अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी आवश्यक है। यानी पैसिव ऑनेस्टी है वह भी पर्याप्त नहीं है। ईमानदार, ज्ञानी के साथ साथ उसे एक्टिव होना चाहिए, उसे अपने काम के प्रति हाई स्पिरिट होनी चाहिए, उत्साही होनी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। मनु के जो विचार हैं जैसा हमने पढ़ा, उनमें वर्ण व्यवस्था का अपना बहुत महत्वपूर्ण उनकी दृष्टि है, जिसमें वो
वर्ण व्यवस्था को लेकर के चलते हैं और वर्ण व्यवस्था में उनके जो वर्ण हैं उनके प्रति बहुत हद तक पूर्वाग्रह हैं। तो शूद्र को मंत्री के योग्य नहीं माना और उसका उन्होंने कोई कारण भी नहीं माना। तो पूरी जो उनकी राज्य व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि वो शूद्र को कोई न्यायप्रिय स्थान प्रदान नहीं करते। ये बहुत ही आलोच्य है। विभागों के वितरण के बारे में मनु कहते हैं कि मंत्री परिषद का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी विभाग का जानकार होता है, अतः उसे वही विभाग सौंपा जाना चाहिए। यानी मंत्रियों इतनी सब विशेषताओं के बावजूद हर व्यक्ति की अपनी विशेषज्ञता है, अपनी एक्सपर्टीज़ है, तो उसे अपनी एक्सपर्टीज़ के अनुरूप मंत्रालय देना चाहिए। फिर भी कुछ साधारण से सिद्धांत उन्होंने बताए कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए। जैसे मनु कहते हैं कि सूर, दक्ष और कुलीन सदस्य को वित्त विभाग, सूची आचरण की विशेषता से युक्त सदस्य को रतनखानी विभाग, भीरू सदस्य को अंतर्निवेश विभाग, अंतर्निवेश विभाग जो महल के अंदरूनी मामलों से निपटते हैं वह अंतर्निवेश विभाग होता है, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, मनोवैज्ञानिक, अंतःकरण से शुद्ध तथा चतुर और कुलीन व्यक्ति को संधि विग्रह विभाग का अधिष्ठाता बनाया जाना चाहिए। संधि विग्रह विभाग वह है जो परराष्ट्र संबंधों को डील करता है, यानी आज की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। अमात्य को दंड विभाग तथा राजा को राष्ट्र एवं कोष उनके अधीन रखने चाहिए। यानी फाइनेंस है, आज के आधुनिक राज्य व्यवस्था का जो फाइनेंस है वह राजा को स्वयं अपने पास रखना चाहिए। इन मंत्रियों में से एक विद्वान तथा धर्मादि युक्त ब्राह्मण को मुख्य पद प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र है। पूरी मनुस्मृति में ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आदर और उनको विशेष स्थान देने की वकालत की गई है। यह उनका अपना जातीय भेदभाव है। राजा द्वारा मंत्रियों के साथ निष्कपट बर्ताव किया जाना चाहिए और उन्हें अपने विश्वास में रखना चाहिए। नहीं, मंत्रियों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। राजा और जो मंत्री परिषद है वो सेम ट्यून में काम करनी चाहिए। उनके बीच में विश्वास होगा तभी वो अच्छी सलाह देंगे और उनकी सलाह पर राजा सही निर्णय लेंगे। मनुस्मृति ने मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकारों के विस्तार से विवेचना नहीं किए है, लेकिन मंत्री परिषद को संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालन के लिए उत्तरदायी माना है। यद्यपि डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पहले हमने ये कथन पढ़ा था कि अकेले कार्य करने की बजाय उसे संस्थागत आधार देना जरूरी है, तो इस संस्थागत आधार देने के संदर्भ में उन्होंने मंत्री परिषद को बहुत महत्वपूर्ण माना है शासन संचालन के लिए। मंत्री द्वारा अपने अधीन विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन अध्यक्षों का कार्य अपने अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। मंत्रियों को भी नियंत्रण, निरीक्षण और मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व है। देखिए, जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिपार्टमेंट की बताई, मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर के नीचे अध्यक्ष होते हैं और उन अध्यक्षों के नीचे अन्य अधिकारी या कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार के हायरार्की उन्होंने बताई। मेनली एग्जीक्यूटिव का जो कार्य है वो इन्होंने अध्यक्षों का बताया है कि अध्यक्ष सुपरविजन और ये कार्य देखेंगे नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों का, लेकिन मंत्री भी ये नियंत्रण, निरीक्षण और मार्गदर्शन का कार्य देखेंगे। आंतरिक व्यवस्था और परराष्ट्र संबंधों सभी बातों पर राजा को निर्भयता के साथ परामर्श दिया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद और राजा के संबंध इस प्रकार के होने चाहिए कि मंत्रियों के मस्तिष्क में राजा के प्रति कोई दुर्भावना और ना ही कोई भय का भाव होना चाहिए। उन्हें निर्भय होकर राजा को राय देनी चाहिए, भले ही वो राय कैसी भी हो। दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए दूतों और गुप्तचरों के कार्यों के मूल्यांकन आदि बातों के संबंध में तो राजा के लिए मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, परामर्श मस्ट माना है, मंत्री परिषद अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद एक कार्यों की सूची है, वह है दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए दूतों और गुप्तचरों के कार्यों का मूल्यांकन
इसके संदर्भ में तो उन्होंने अनिवार्यता का प्रावधान किया है कि राजा को अनिवार्य रूप से मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वे मंत्रियों के परामर्श को, राजा के कार्यों में असहमत मंत्रियों के परामर्श को भी उचित महत्व दे। राजा को भी परामर्श लेना चाहिए और परामर्श इस कदर महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मंत्री राजा के कार्यों से असहमत है तो भी उनसे राय लेनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली कैसे हो? राजा को महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं के संबंध में दोहरे विचार विमर्श। दोहरा विचार विमर्श क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोहरा विचार विमर्श का अर्थ है कि राजा को पहले मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए और उसके उपरांत सभी मंत्रियों के साथ सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए और दोहरे विचार विमर्श के उपरांत अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। मंत्रणा की गोपनीयता। सामान्य कार्य, शासन कार्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना ही उपयोगी होता है। समस्त मंत्रणा को गुप्त रखना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्रणा के भी उन्होंने कुछ सिद्धांत और कुछ विशेषताएं बताई कि कैसे दोहरा विचार विमर्श है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मंत्रणा में भी गोपनीयता की भी अपनी खास महत्ता है। तो मंत्रणा को गोपनीय रखने के लिए मनु कहते हैं कि पहाड़ पर एकांत महल या निर्जर वन में राजा को दूसरों से अज्ञात हुए मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा के समय जड़, गूंगे बहरे, सुग्गा, तोता, मैना आदि पक्षी, अत्यंत वृद्ध, स्त्री, मलेच्छ और रोगी आदि को मंत्रणा स्थल से हटवा देना चाहिए, क्योंकि ये सभी अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण मंत्र का प्रकाशन कर देते हैं। थैंक यू सो मच।